नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और नवरात्र की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम नक्सलवाद और नक्सली समस्या पर चर्चा करेंगे और इसका समाधान तलाशने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोगों को जानकारी होगी, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने भारतीय सेना के जवानों पर हमला कर दिया था। इस हमले में भारतीय सेना के 22 जवान शहीद हो गए थे और 30 जवान लगभग घायल हुए हैं। यह कोई मामूली घटना नहीं है। इन नक्सलियों ने भारतीय सेना के करीब 2000 जवानों की टुकड़ी की जो घेराबंदी का दुस्साहस उठाया है, उससे यह साबित होता है कि आज के समय में ये नक्सली और नक्सलवाद देश के लिए सबसे बड़ा खतरा हो चुके हैं। बीजापुर की ये जो घटना हुई है, इस घटना से पहले भी नक्सलियों ने राज्य के नारायणपुर इलाके में भारतीय सेना के करीब 5 जवानों की हत्या की थी। बीजापुर की यह घटना हमें बताती है कि जिस तरीके से भारत सरकार ने नक्सलियों के विरुद्ध जो अभियान छेड़ा है, उसको नक्सली खुली चुनौती दे रहे हैं। आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि बीजापुर में सीआरपीएफ, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, स्पेशल टास्क फोर्स और कोबरा बटालियन के करीब 2000 जवान नक्सलियों को ढूंढने के लिए निकले हुए थे, लेकिन ये जवान खुद नक्सलियों का शिकार हो गए। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने खुफिया संबंधी सूचनाओं के लीक होने से इनकार किया है, लेकिन हमें यह मानना तो होगा कि किसी न किसी स्तर पर चूक तो हुई है। क्या यह घटना हमारे जवानों के बीच समन्वय के अभाव के कारण हुई, या जवानों ने कोई जरूरी सावधानी नहीं बरती, या नक्सलियों ने खुद ही धोखे से जवानों को अपने इलाके में बुला लिया था? ये वे सवाल हैं जिनका जवाब जानना आज के समय में बहुत जरूरी है। यह कोई पहली घटना नहीं है कि जब नक्सलियों ने इस तरीके से भारतीय जवानों पर हमला किया हो। इससे पहले भी साल 2017 में नक्सलियों ने भारतीय सेना के जवानों पर इस तरीके से घात लगाकर हमला किया था, जिसमें सीआरपीएफ के लगभग 25 जवान शहीद हुए थे। इससे पहले भी नक्सलियों ने कांग्रेसी नेताओं समेत 2013 में भारतीय सेना के जवानों पर हमला किया था, जिसमें हमारे कई जवान और कांग्रेसी नेता भी मारे गए थे। ऐसे ही 2010 में भी नक्सलियों ने भारतीय सेना के करीब 100 जवानों को मारा था। इसके अलावा दंतेवाड़ा में भी भारतीय सेना के करीब 76 जवानों को नक्सलियों ने शहीद किया था। इसलिए नक्सलियों का सफाया तब तक संभव नहीं है जब तक कि इनके स्थानीय स्तर पर मिलने वाले समर्थन और संरक्षण को समाप्त न किया जाए। चूंकि ये नक्सली लोग अपने स्थानीय स्तर के आदिवासी लोगों को डरा और धमका कर रखते हैं और उन पर अपना प्रभाव बनाए रखते हैं, जिससे डर और भय के कारण स्थानीय स्तर के आदिवासी लोग इनका समर्थन करते हैं। इसके अलावा इनके स्थानीय स्तर के नेता भी इनको समर्थन करते हैं। चूंकि मूलतः ये नक्सली लोकतंत्र और चुनावों के विरोधी होते हैं, लेकिन भारतीय चुनावों के समय ये स्थानीय स्तर के नेता इनका समर्थन प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं, जिससे यह शक तो होता ही है कि ये स्थानीय स्तर के नेता भी इनको फलने और फूलने में बहुत सहयोग करते हैं। और इस बात को जानना भी बहुत आवश्यक है कि ये नक्सली इतनी बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद कहाँ से एकत्र कर लेते हैं, कौन इनको फंडिंग देता है, कौन इनको पैसा मुहैया कराता है, आखिर कैसे ये आधुनिक हथियारों से लैस है। इस बात की जांच होने भी बहुत आवश्यक है और इस बात को जानना भी बहुत आवश्यक है कि कैसे ये नक्सली अपने स्थानीय स्तर पर आदिवासियों से पैसा एकत्र करते हैं और उनसे धन उगाही का कार्य करते हैं। इन नक्सलियों का आतंक इतना ज़्यादा है, ये नक्सली अपने इलाकों में सरकारी ठेका हासिल करने वालों से भी पैसा वसूलते हैं। इनकी मर्जी के बगैर आदिवासी इलाकों में सड़कें बनाना, पुल बनाना, अस्पताल, स्कूल बनाना आदि कार्य भी संभव नहीं हो पाते हैं। ये लोग वन और खनिज संपदा का दोहन करने वालों से भी पैसा वसूलते हैं। इन कृत्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि नक्सली संगठित लूट और उगाही करने वाले गिरोहों में तब्दील हो चुके हैं। जहां हमारी सरकारों ने नक्सलियों के प्रति कई बार यह कहकर नरमी दिखाई कि यह लोग हमारे अपने लोग हैं जो कि भटके हुए हैं और इन्हें मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता है, लेकिन अभी तक ऐसी पॉलिसी का जमीन पर कोई भी परिणाम दिखाई नहीं देता है। इनके इस व्यवहार से ऐसा प्रतीत होता है कि नक्सली बातचीत से समस्या के समाधान के पक्ष में नहीं है। ये नक्सली बातचीत के लिए जब आते हैं तो इस प्रकार की शर्तें रखते हैं मानो ये कोई अलग देश में रहते हैं। इसलिए इनकी गोली का जवाब गोली से देते रहने से ही बात नहीं बनेगी और इनको भटके हुए नौजवान मानना भी सही नहीं होगा, क्योंकि इन नक्सलियों ने जो आतंक फैलाया हुआ है, उस आतंक में और सीमा पार के आतंक में और कश्मीर के आतंक में कोई भी विशेष अंतर नहीं है। इसलिए आज के समय में इनके खिलाफ उसी प्रकार के एक्शन की जरूरत है जिस प्रकार का एक्शन हम कश्मीर में आतंकी संगठनों के खिलाफ करते हैं और पूर्वोत्तर के उग्रवादी संगठनों के खिलाफ करते हैं। ये नक्सली किसी भी प्रकार के नरमी के हकदार नहीं है। आज देश के लगभग 50 से अधिक जिलों में ये नक्सली सक्रिय है। जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है, तब से इन नक्सलियों पर काफी अंकुश लगा है, लेकिन
तथ्य यह भी है कि आज के समय में ये नक्सली देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। इन नक्सलियों का सफाया तभी संभव है जब हम अपने आदिवासी भाई बहनों को इन नक्सलियों के प्रभाव से मुक्त कर सकेंगे। इसके अलावा इनको वैचारिक समर्थन देने वाले स्थानीय स्तर पर और शहरी स्तर पर जो कथित बुद्धिजीवी हैं उन पर भी लगाम लगाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये अर्बन नक्सली इनकी पैरवी ही नहीं करते हैं बल्कि इनकी हिंसा को जायज भी ठहरा देते हैं। इन शहरी नक्सलियों के खिलाफ उसी प्रकार के एक्शन की जरूरत है जिस प्रकार का एक्शन हम इन नक्सलियों के खिलाफ करते हैं, क्योंकि बुद्धिजीवी और मानव अधिकारों के मसीहा का चोला पहने हुए शहरी नक्सली भी देश के सबसे बड़े शत्रु हैं। ये नक्सली संगठन माओ, लेनिन और मार्क्स की जिस विचारधारा का नेतृत्व करते हैं, आज यह विचारधारा पूरी दुनिया में हाशिए पर जा रही है। लेकिन हमारे देश का आज यह दुर्भाग्य है कि यह विचारधारा हमारे देश के आदिवासी इलाकों में बंदूक के बल पर फल और फूल रही है। वास्तव में यह एक खतरनाक विचारधारा है। इस हिंसक, खूनी और सभ्य समाज विरोधी विचारधारा का और इसको मानने वालों का दमन निर्ममता के साथ किया जाना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।